हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जितने वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। जो आपका टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा सेक्शन 164 एंड सेक्शन 167 ऑफ द CRPC, जो आपकी डील करने वाले हैं किसी ऐसे कन्फेशनल स्टेटमेंट या फिर किसी भी नॉर्मल स्टेटमेंट्स के साथ। जो सेक्शन 164 रहेगा वो आपका कन्फेशन और स्टेटमेंट के रिगार्डिंग बात कर रहा है। जो 167 है उसके अंदर जिस भी इन्वेस्टिगेशन की कंप्लीशन आपकी 24 आवर्स के अंदर अगर कंप्लीट नहीं होती तो उसके बाद का क्या प्रोसीजर होगा जो आपका बताया जाएगा सेक्शन 167 के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सेक्शन 164 ऑफ द CRPC के साथ। जो आपका 64 का हेडिंग है, 164 का हेडिंग जो आपका बात कर रहे हैं रिकॉर्डिंग ऑफ द कन्फेशन एंड द स्टेटमेंट। अब जो दो वर्ड दिए हैं, या तो किसी कन्फेशन की बात कर रहे हैं या फिर दूसरा आपके किसी स्टेटमेंट की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। अब जो आपकी स्टेटमेंट है उसके अंदर कन्फेशनल स्टेटमेंट भी हो सकती है, एक नॉर्मल स्टेटमेंट भी हो सकती है। वो किसी भी एक्यूज पर्सन ने कोई कन्फेशन दी है उसको भी एक तरीके से आप स्टेटमेंट बोल सकते हो सकता है ना कि एडमिशनल कोई स्टेटमेंट दी हो, जैसे वो अपने आप के जुर्म को वो कन्फेशन नहीं कर रहा, वो एडमिट नहीं करता कि मैंने ये काम किया है। मतलब जो पर्टिकुलर जिसके लिए उसके ऊपर चार्ज लगा रखे हैं वो उसने हो सकता है एडमिट नहीं करे हो, लेकिन किसी दूसरे फैक्ट को वो एडमिट कर रहा हो सकता है, तो उसको आप स्टेटमेंट बोलोगे सेक्शन 164 के अकॉर्डिंग। या फिर आपको कोई भी विटनेस है या कोई विक्टिम पर्सन है उनने कोई भी स्टेटमेंट देगा तो वो सारे डील करे जाएंगे स्टेटमेंट के अंदर। और जो कन्फेशन है वो क्या रहेगा, एक्यूज्ड पर्सन ने अपने जो उनको क्या कर लिया, उसने बोल दिया कि हाँ ये मैंने ऑफेंस कमिट कर रखा है, तो वो आपकी कन्फेशनल स्टेटमेंट रहेगी और एक नॉर्मल स्टेटमेंट अलग चीज़ है। तो सेक्शन 164 के अंदर दो मजिस्ट्रेट के नाम दे रखे हैं, कौन सी स्टेटमेंट आपकी कन्फेशनल होगी कौन सी नहीं होगी, किस सिचुएशन के अंदर को एक्यूज के द्वारा जो दी गई स्टेटमेंट है कन्फेशनल स्टेटमेंट उसको दूसरे को एक्यूज के खिलाफ यूज करा जाएगा कि नहीं करा जाएगा, एक चीज ये। दूसरा बोलते हैं कि जो कन्फेशन है क्या उसके साथ ओथ ली जाएंगी या फिर स्टेटमेंट के साथ ओथ लोगे। ये चीजें सेक्शन 164 के अंदर दे रखी है। क्या क्या फॉर्मेलिटीज होंगी एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं। सेक्शन 164 के अंदर दे रखा है एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, या तो कोई MM होगा या फिर दूसरा कोई JMIC होगा, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में वेदर और नॉट ही हैज द ज्यूरिसडिक्शन इन द केस। अब दूसरी चीज इसके अंदर दे दी कि बेशक उस MM के पास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास किसी भी तरीके की ज्यूरिसडिक्शन बेशक है या नहीं है, ये आपका मैटर नहीं करता, कि जब भी उसके पास कोई मुद्दा आएगा तो उसकी स्टेटमेंट उसको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड एनी कन्फेशन और द स्टेटमेंट मेड टू हिम, जो भी आपकी इन द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर किसी भी तरीके की कोई स्टेटमेंट उस JMIC या फिर आपके MM को दी जाएगी उसको वो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, बेशक उसके पास ज्यूरिसडिक्शन था या नहीं था, ये मैटर नहीं करता। अंडर दिस चैप्टर और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स। अब क्या बोल रहे हैं आफ्टरवर्ड्स, मतलब जहां पे आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस इन्वेस्टिगेशन के कंप्लीट होने के दौरान तो चलेंगे बता रहे हैं ना कि इन्वेस्टिगेशन दौरान, इन्वेस्टिगेशन के कोर्स में जो लिखा हुआ है मतलब इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरिंग तो वो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाने के बाद भी, जब भी आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, जितने काम उसको फॉर्मेलिटीज को पूरा करना था उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा वो सारी चीज करी जा चुकी हैं उसके कंप्लीशन के बाद, बट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंक्वायरी और द ट्रायल और इंक्वायरी की स्टार्ट हो जाने के पहले, इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरिंग, इन्वेस्टिगेशन के बाद, कभी भी वो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा उसके पास ड्यूटी रहेगी, उसके पास पावर रहेगी कि वो उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा, बेशक उनके पास कोई भी आपकी ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं है, ये मैटर नहीं करता। दो चीज़ें बताइए, या तो कन्फेशन है या तो स्टेटमेंट है, तो उनको रिकॉर्ड करने की ड्यूटी यहाँ पे मजिस्ट्रेट्स की रहेगी। उसके बाद आपका प्रोवाइजो बोलता है प्रोवाइडेड दैट एनी कन्फेशन और द स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सब सेक्शन, मतलब सब सेक्शन फर्स्ट के अंदर जो भी आपकी स्टेटमेंट या फिर कन्फेशन दी गई है उसको मे ऑल्सो भी रिकॉर्डेड बाय द ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, उसको रिकॉर्ड करा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक या फिर आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कोई ऑडियो या फिर वीडियो मेथड होगा उसके थ्रू, इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट। अब यहाँ पे इसको अंडरलाइन करना है कि इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, जो आपका ऑफेंस का एक्यूज्ड है उसकी जो एडवोकेट या फिर प्लीडर होगा उसकी प्रेजेंस में ही इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर आप रिकॉर्ड कर पाओगे। उसके बाद आपका एक और प्रोवाइजो दे रखा है प्रोवाइडेड फर्दर नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर ऑन हुम एनी पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट हैज बीन कन्फर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। अब यूँ बोलता है कि कोई भी आपका जो पुलिस ऑफिसर होगा बेशक उसको क्या है कि मजिस्ट्रेट वाली सारी पावर दे रखी हो, लेकिन वो कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। इन केस अगर वो कन्फेशन को रिकॉर्ड करता है, मतलब कोई भी एक्यूज पर्सन है जो इन द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन मेड ए कन्फेशनल स्टेटमेंट टू दैट पुलिस ऑफिसर बाय द एक्यूज पर्सन, तो उसकी कोई भी एविडेंशियरी वैल्यू आप नहीं रख पाओगे। इट विल बी हिट बाय सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो आपका एक्सप्रेसली डिक्लेयर करता है
कि कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर इज नो कन्फेशन, इसका कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती। वो हो सकता है कि एक तरीके से क्या कर सकते हो, उसको एविडेंस में आप उसके अगेंस्ट में यूज करोगे, एज एन एविडेंस आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। सिर्फ उसके अंदर क्या रहता है कि जैसे उसको एक स्टेटमेंट की तरह उसको यूज कर सकते हैं कि उसने कोई स्टेटमेंट दिया था, उसी की तरीके से सिर्फ एविडेंस रहेगा। अदरवाइज उसके खिलाफ और उसके गिल्ट को प्रूव करने के पर्पज से पुलिस को दी गई कोई भी स्टेटमेंट आपकी कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं होगी। हालांकि वो रेलेवेंट हो सकती है लेकिन वो एडमिसिबल नहीं होती, वो सेक्शन 25 में हिट करेगी। फिर आपका सेकंड क्लॉज आपका 164 का बोल रहा है, द मैजिस्ट्रेट शैल बिफोर रिकॉर्डिंग एनी कन्फेशन एक्सप्लेन टू द पर्सन मेकिंग इट। मतलब जब भी कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा, ऊपर वाले फर्स्ट क्लॉज के अंदर जो भी मैसेज दे रखा है वो, अब वो क्या करेगा, पहले एक्सप्लेन करेगा उस एक्यूज पर्सन को या फिर जो भी स्टेटमेंट दे रहा है उस पर्सन को कि आप बाउंड नहीं हो ऐसी कुछ कन्फेशन देने के लिए। कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहा है तो उस एक्यूज को क्या करेंगे, पहले एक्सप्लेन करेंगे कि आपके ऊपर कोई बाउंडेशन या फिर लायबिलिटी नहीं है कि आप कन्फेशनल स्टेटमेंट हमें दो। लेकिन उसके साथ वो ये भी चीज़ ऐड करेगा कि इन केस अगर आप कन्फेशनल स्टेटमेंट देते हो ना तो आपके खिलाफ ही इसको यूज करा जाएगा एज एन एविडेंस। बोलते द मैजिस्ट्रेट शैल बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन एक्सप्लेन टू द पर्सन मेकिंग इट दैट इट he is not bound to make a confession and that if he does so, अगर वो ऐसा करता है, मतलब वहां पे वार्निंग दे रहा है कि अगर आप ऐसे कन्फेशनल स्टेटमेंट दोगे तो क्या करेंगे, इट मे बी यूज्ड एज एन एविडेंस अगेंस्ट हिम, उसको उस दी गई स्टेटमेंट को उसके खिलाफ एविडेंस के अंदर यूज किया जा सकता है। एंड द मैजिस्ट्रेट शैल नॉट रिकॉर्ड एनी कन्फेशन अनलेस, अब ये क्या रहेगा कि जब तक वो रिकॉर्ड नहीं करेगा तब तक जब वो अपने उस मैजिस्ट्रेट के पास कोई रीजन टू बिलीव नहीं है कि जो सामने वाला पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है ना वो आपका क्या है, वॉलंटायरली मेड कर रहा है, उसको फ्रीली अपनी विल से ही स्टेटमेंट देना चाह रहा है। जब तक ये बात कंफर्मेशन नहीं हो जाती मैजिस्ट्रेट को, वो इस तरीके की कोई भी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड नहीं करेगा। लिखा द मैजिस्ट्रेट शैल नॉट रिकॉर्ड सच कन्फेशन अनलेस सच क्वेश्चनिंग द पर्सन मेकिंग इट ही हैज रीजन टू बिलीव। ही हैज रीजन मतलब मैजिस्ट्रेट के लिए यूज हो रहा है कि उसके पास रीजन टू बिलीव है दैट इट इज बीइंग मेड, इट इज बीइंग मतलब जो आपकी कन्फेशनल स्टेटमेंट दी गई है उसके लिए है इट इज वर्ड, इट इज मेड मतलब आपकी कोई भी कन्फेशनल स्टेटमेंट इज मेड वॉलंटायरली। जब तक उसको ये कंफर्म नहीं होता कि वॉलंटायरली वो एक्यूज पर्सन आपका स्टेटमेंट दे रहा है तब तक मैजिस्ट्रेट हमेशा यहाँ पे क्या करेगा, उस तरीके से उसको वार्निंग देता रहेगा और उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड नहीं करेगा। उसके बाद आपका एक फोर्थ वाला जो क्लोज है उसके अंदर 281 का एक वो दे रखा है आपको रेफरेंस, उसको साथ में पढ़ना है। उसके अंदर बोलते हैं कि एनी कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 281 के अंदर। जो भी स्टेटमेंट ऊपर वाले में दी थी, दो चीजें करेगा, क्या करता है कि उसको पहले तो कंफर्म करना पड़ेगा, जब तक कंफर्मेशन नहीं होती तो वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, अगर कंफर्म होगा तो रिकॉर्ड करेगा, तो 281 के प्रोसीजर को फॉलो करोगी। अब एक बार उसको है ना फोर्थ क्लोज मैंने पहले इसीलिए बताया क्योंकि दो चीज़ें एक साथ मिल रही हैं, या तो वो रिकॉर्ड नहीं करेगा क्योंकि जब तक उसको कंफर्मेशन नहीं हो रही तो रिकॉर्ड नहीं करेगा, अगर वो कंफर्मेशन हो रही है उसका रिकॉर्ड कर रहा है तो 281 के प्रोसीजर को वहाँ पे फॉलो कर लेगा। अब एक बार थर्ड क्लोज के अंदर आ जाते हैं वापस। इफ एट एनी टाइम बिफोर द कन्फेशन इज रिकॉर्डेड, कन्फेशन रिकॉर्ड होने के पहले कभी भी द पर्सन अपीयरिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट स्टेट्स दैट, अब जिस पर्सन को मैजिस्ट्रेट के आगे अपीयर करवाया जा रहा है वो पर्सन आपका स्टेट करता है, बोलता है दैट ही इज नॉट विलिंग टू मेक द कन्फेशन, वो अपनी इच्छा से कन्फेशन करना नहीं चाहता है, द मैजिस्ट्रेट शैल नॉट अथोराइज द डिटेंशन ऑफ सच पर्सन इन द पुलिस कस्टडी, उसको पुलिस कस्टडी के अंदर आपका अथोराइज नहीं करेगा मैजिस्ट्रेट। अगर किसी को लगे, अब मैजिस्ट्रेट को ये लग रहा है कि वो पर्सन आपका विलिंग तो है नहीं कन्फेशनल स्टेटमेंट देने के लिए, तो उसको पुलिस की कस्टडी में क्यों नहीं रखेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या रहता है, कस्टोडियल टॉर्चर के केस रहते हैं कि कन्फेशन निकलवाने के पर्पज से पुलिस वाले कुछ ना कुछ वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, कुछ हैरेसमेंट करते हैं कन्फेशनल स्टेटमेंट निकलवाने के पर्पज से। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के मैजिस्ट्रेट वहाँ पे पुलिस की कस्टडी को ना देके वहाँ पे प्रेफर करेगा जुडिशियल कस्टडी के अंदर। उसके बाद का फोर्थ क्लोज है, एनी सच कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 281 फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन। एक्यूज्ड पर्सन की एग्जामिनेशन होगी, वो आपकी 313 के अंदर होती है, उसका रिकॉर्डिंग करने का जो भी मैनर आपका 281 में दे रखा है उसको फुलफिल किया जाएगा। उसके बाद बोलता है कि जब भी उस पर्सन ने स्टेटमेंट दे दी उसको साइन भी करा जाएगा, एंड शैल बी साइन बाय द पर्सन मेकिंग द कन्फेशन, जिस पर्सन ने कन्फेशन कर दिया उसके लिए यहाँ पे बाउंडेशन रहती है उस मैजिस्ट्रेट की कि उस जिस पर्सन ने आपका मेकर ऑफ द स्टेटमेंट है, मेकर ऑफ द कन्फेशनल स्टेटमेंट है, उस पर्सन के साइन करवाए जाएंगे। यहाँ पे उसके साइन करवाने की एब्सोल्यूट ड्यूटी रहेगी उस मैजिस्ट्रेट की। अगर वो साइन नहीं करवाता इस केस में तो क्या रहता है, एक तरीके से आपकी एक आप इलीगैलिटी एक तरीके से बोल सकते हो, या फिर इरेगुलरिटी जो चीज़ है उसको आप यहाँ पे कन्फर कर सकते हो। अब इसके अंदर है ना जो साइंड वर्ड है, इसके ऊपर एक केस है, मैंडेटरी जो प्रोविजन मैं बता रहा हूँ ना कि साइंड वर्ड आपका मैंडेटरी है, उसके ऊपर एक केस का नाम लिख लो, धनंजय रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2001 के अंदर। धनंजय रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ
कर्नाटका 2001, इसके अंदर बता रखा है कि अगर मैजिस्ट्रेट साइन नहीं करवाता तो ये आपकी इनएडमिसिबल स्टेटमेंट मानी जाएगी, फर्दर किसी भी पर्पज से जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर उसको यूज़ नहीं करा जाएगा। बट स्टेटमेंट जो ली है उसके अंदर क्या रहता है कि स्टेटमेंट तो ले ली, अब उसके अंदर क्या कर रहे हैं कि साइन नहीं करवा रहे, और अपोजिट पार्टी हो सकती है कि उसके ऊपर किसी तरीके का ऑब्जेक्शन ना ले। हो जाता है ना कि एक्यूज्ड जो पर्सन है वो खुद ही आपका एक तरीके से ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा कि आपने जो मेरे से स्टेटमेंट ली है उसको आपने साइन तो करवाया नहीं, जबकि लॉ के अंदर उसका आपका जो प्लीडर होगा बोलेगा कि ऐसा ऐसा सारी जगह लॉ में लिखा है कि उस पर्सन की दी गई स्टेटमेंट के अंदर आप साइन करवाओगे, लेकिन आपने ऐसी कुछ साइन ही नहीं करवाया। उसके रिगार्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगा तो यहाँ पे कोई भी इरेगुलरिटी नहीं होगी। क्या बोलते हैं कि वो प्रोविजन आपका मैंडेटरी की जगह हट जाएगा, उस जगह को आपने क्या मानना है कि जैसे उसने करवा दी रिकॉर्ड उसको एज इट इज यूज़ कर लिया जाएगा। उसके अंदर आपका ऑब्जेक्शन रहता है कि अगर एक्यूज्ड पर्सन या फिर उसका प्लीडर ऑब्जेक्शन लेगा कि इसके साइन करवाओ तो वो आपका क्या रहेगा, मैंडेटरी होगा, उसका साइन करवाने पड़ेंगे। उसके बाद आपकी इसके अंदर क्या लिखा, साइन बाय द पर्सन मेकिंग द कन्फेशन एंड द मैजिस्ट्रेट शैल मेक ए मेमोरेंडम ऑफ द फुट एट द फुट ऑफ सच रिकॉर्ड टू द फॉलोइंग इफेक्ट। इस तरीके का जो इसके अंदर एक पैरा दे रखा है उसके तरीके से वो क्या करेगा, वहाँ पे एक फुट के ऊपर लगा देगा कि ये चीज़ें मैंने इस पर्सन नाम, उसके अंदर लिखा ना आई हैव एक्सप्लेन द नेम दैट ही इज़ नॉट बाउंड टू मेक ए कन्फेशन। अब उसके अंदर वो एक्सप्लेन करके मैजिस्ट्रेट नीचे लिखे देगा कि मैंने इसको एक्सप्लेन कर दी सारी बातें कि अगर आप स्टेटमेंट या तो देने के लिए आप बाउंड नहीं हो, दूसरी चीज़ की मैंने आपको बोल दिया है कि अगर स्टेटमेंट देंगे तो उसको उनके खिलाफ यूज़ करा जाएगा, वॉलंटरली वो अपनी मर्जी से मेड कर रहा है, तो इस तरीके का करके उसके नीचे मैजिस्ट्रेट के ऊपर साइन करके दे देगा। फिफ्थ क्लोज के अंदर बोलता है कि एनी स्टेटमेंट जो आपकी कन्फेशन को छोड़ के है उसके ऊपर क्या करेंगे, ओथ नहीं ली जाएगी कन्फेशन के केस में। बाकी में क्या करेगा, एनी स्टेटमेंट अदर देन द कन्फेशन, लास्ट सेकंड लाइन है मैजिस्ट्रेट शैल हैव द पावर टू एडमिनिस्टर ओथ टू द पर्सन हुज स्टेटमेंट इज सो रिकॉर्डेड। जिस भी पर्सन की कोई भी स्टेटमेंट ली जा रही है उस पर्सन के आप साइन करवाओगे, उसके आप ओथ लोगे, बल्कि और दूसरा क्या है कि अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट होगा उसके आप ओथ नहीं ले पाओगे। ये फिफ्थ क्लॉज आपको बोलना चाह रहा है। उसके बाद आपका 5A नया ऐड कर रखा, उसको एक बार पढ़ लेना, 2013 के अंदर है। लास्ट लाइन में लिखा कि अगर वुमेन के खिलाफ कोई भी ऑफेंस हो रहा है ना तो उस केस में द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट होम द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड in the manner provided by subsection 5 as soon as the commission of the offence is brought to the notice of the police। पुलिस के जब भी नोटिस में आएगी ये वाले ऑफेंसेस के रिगार्डिंग तो मैजिस्ट्रेट उसके रिगार्डिंग भी कन्फेशनल स्टेटमेंट या फिर आपकी जो भी स्टेटमेंट होंगी उन सबको रिकॉर्ड कर लेगा। फिर बोलता है कि अगर वो जो वुमेन थी जिसने ये फिफ्थ ए के अंदर जो भी आपकी स्टेटमेंट दी है वो अगर आपकी क्या है कि फिजिकली या फिर मेंटली डिसेबल्ड है तो उस केस में क्या करेंगे कि उसके जैसे वो बोल नहीं पा रही है तो इंटरप्रेटर लेके आओगे, एक जो पर्सन आपका उसकी जो जेस्चर्स हैं उनको इंटरप्रेट करके कोर्ट के अंदर बता देगा कि क्या वो बोलना चाह रही है, या फिर उसके सपोर्ट के अंदर ऐसा कोई बंदा होगा हेल्पर जो असिस्टेंट की तरह आपका कोर्ट के अंदर यूज़ करेंगे, वो पर्सन उसके सारे सर्कमस्टांसेस को यहाँ एक्सप्लेन कर देगा। फिर आपको बोलता है उसके अंदर उस पर्सन की जो भी स्टेटमेंट दे रखी है उस सबको आप वीडियोग्राफी के साथ भी रिकॉर्ड कर सकते हो। लास्ट आपका 6 क्लोज पढ़ने का, द मैजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग ए कन्फेशन और द स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सेक्शन शैल फॉरवर्ड इट टू द मैजिस्ट्रेट बाय हुम द केस इज टू बी इंक्वायर्ड और ट्राइड। जैसे इसके अंदर लिखा था ना 164 के अंदर आपका फर्स्ट करने के अंदर कि जो भी आपका मैजिस्ट्रेट होगा जेएमआईसी और आपका एमएम बेशक उसके पास ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं है लेकिन वो स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड करेगा। अब उसके अंदर ही बोलते हैं कि उसने जहां पे उस सिचुएशन की बात कर रहा है 6 वाला कि जिस मैजिस्ट्रेट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी उस केस की इंक्वायरी और ट्रायल करने के लिए लेकिन उसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी है 164A के अंदर, तो उस मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी रहेगी कि वो उठा के उसको ट्रायल करने के लिए और इंक्वायरी करने के लिए जिस भी मैजिस्ट्रेट के पास प्रॉपर अथॉरिटी होगी उसके पास इस केस को यहाँ पे रेफर कर देगा। ये सेक्शन आपका 164 था जिसके अंदर मैजिस्ट्रेट कौन से एमएम और जेएमआईसी आपके रिकॉर्ड करेंगे कन्फेशन को भी और अदर स्टेटमेंट को भी है। एक केस आया था धनंजय रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का, एक वो केस है साइंड वर्ड के ऊपर था कि मैंडेटरी बता रखा है। दूसरा केस आपका है कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस है 1952 सुप्रीम कोर्ट का, जिसके अंदर बोलता है कि एक को एक्यूज के द्वारा दी गई स्टेटमेंट को दूसरे को एक्यूज के खिलाफ यूज नहीं करी जाएगी एज एन सब्सटेंटिव एविडेंस अनलेस हाईली कोरोबोरेटेड। जब तक उसको हाईली कोरोबोरेट नहीं करा जाएगा तब तक उसको उसके खिलाफ यूज नहीं करा जाएगा, ऐसा उस कश्मीरा सिंह के केस में अंदर बता रखा है। तो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 164। अब जो नेक्स्ट उसके साथ पढ़ने का सेक्शन है 164A पढ़ लेना है कि जो भी रेप की विक्टिम होगी उसकी एग्जामिनेशन करने के यहाँ पे बता रखा है कि मेडिकल एग्जामिनेशन करा जाएगा रेप विक्टिम का। मेडिकल कोई एक्सपर्ट होगा, किसकी प्रेजेंस में करेंगे, कौन सा ऑफिसर हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा कि मेडिकल ऑफिसर होगा, ये चीज़ें आपको सेक्शन 164A के अंदर पढ़नी है। तीसरा रहता है कि उसके अंदर क्वेश्चन आएगा कि कौन से ईयर के अंदर ये सेक्शन आपका इंसर्ट किया गया,
अब अगर 164A की बात करें तो क्या क्या क्वेश्चन बनने के चांस होंगे, कब इंसर्ट किया गया, 164A के अंदर क्या बात लिखी हुई है, किसका मेडिकल एग्जामिनेशन किसकी प्रेजेंस में करोगे, उसकी खुद की कंसेंट से करोगे कि नहीं करोगे, फिर बोलता है कि किस पर्सन के द्वारा उसका कितने टाइम के अंदर करोगे, और कौन सा पर्सन ऐसा होगा जो उसकी एग्जामिनेशन करेगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा कि ऑफिसर होगा, उस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। और वुमेन की कंसेंट से करोगे कि नहीं करोगे वो भी इसके अंदर आपकी लाइन में लिखी हुई है, इसको एक बार नॉर्मल पढ़ लेना। फिर आपका पढ़ने का सेक्शन आता है 167, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। आपका क्या बोल रहा है कि जब भी 154 के अंदर इन्फॉर्मेशन मिली थी पुलिस ऑफिसर को और उसके ऊपर उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन को 57 में जैसे बता रखा है कि अगर 24 आवर्स के अंदर उसको कंप्लीट नहीं करोगे तो मैजिस्ट्रेट क्या किया उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। अगर उसने 24 आवर्स के अंदर उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं करी है और उसको सेक्शन 57 के अंदर उसको प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट कर दिया किसी अरेस्टेड पर्सन को, तो उसके आगे की जो फॉर्मेलिटीज होंगी वो इस सेक्शन के अंदर बता रखा है। तो 57 रीड विद 167 ऑफ द CRPC। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब एक ना इसके पहले स्टार्ट करने से पहले एक लाइन लिख लो इसके ऊपर, सेक्शन 167 इज द सप्लीमेंट्री टू सेक्शन 57। 57 का सप्लीमेंट्री सेक्शन है 167। तो 167 क्या बोलना चाह रहा है कि प्रोसीजर वेयर द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन द 24 आवर्स, अगर 24 घंटे में कंप्लीट नहीं होगी तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। फर्स्ट बोलता है वेयर एवर एनी पर्सन, जहां पे एक पर्सन है कोई भी जो आपका एक्यूज हो सकता है जिसको अरेस्ट किया गया था, व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन द कस्टडी, अगर किसी पर्सन को अरेस्ट करके कस्टडी में रखा गया था, एंड इफ it appears that the investigation cannot be completed within the period provided by section 57, 24 आवर्स के अंदर उसको कंप्लीट नहीं किया जा सकेगा, ऐसा अपीयर हो रहा है उस केस के अंदर, एंड देयर आर ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट द एक्यूजेशन और द इन्फॉर्मेशन इज वेल फाउंडेड। अब उसके अंदर क्या है कि पुलिस वाले को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी, आपकी पक्की इन्फॉर्मेशन बोल सकते हो, जहां पे एक फाइली उसको प्रोबेबिलिटी लग रही है कि उसने ऐसा ऑफेंस किया ही किया होगा, इस तरीके की उसको अपीयरेंस हो रही है, तो उस केस में क्या करोगे। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन और द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन, मतलब SHO या फिर आपका जो IO था वो पर्सन, इफ ही इज नॉट बिलो द, अब तीसरा बोलता है क्या कर रहा है, मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन इफ ही इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, दरोगा, उससे नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए, शैल फोर्थ विद ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, नियरेस्ट जो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा उसके पास उसको ट्रांसफर कर देगा। नियरेस्ट आपका हो सकता है कि मतलब वो उसके पास ज्यूरिसडिक्शन है कि नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, बात हो रही है कि जहाँ पे अपने ऑफेंस कमिट किया, एक चीज़ ये है, दूसरा बोलते हैं जहाँ आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के पर्पज से इन्वेस्टिगेशन करी उसी के अंदर आपके उस एरिया के अंदर उस एरिया मैजिस्ट्रेट की बात हो रही है, नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ए कॉपी ऑफ एंट्रीज इन द डायरी, जो पुलिस डायरी के अंदर जो आपने एंट्री करी थी उसकी एक कॉपी फॉरवर्ड करेंगे, entries in the diary hereinafter prescribed relating to the case and shall at the same time forward the accused to such magistrate, उस मैजिस्ट्रेट के पास उस accused पर्सन को यहाँ पे रिकॉर्ड करके स्टेटमेंट को उस डायरी के साथ एक कॉपी लगा के उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सेकंड क्लोज के अंदर टाइम पीरियड बता रखा है कि जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्या किया उस फर्स्ट क्लोज के अंदर उसको प्रोड्यूस किया जाएगा तो आगे के प्रोसीजर में वो क्या करेगा कि कितने दिन की रिमांड पीरियड, जो बोलते हो ना कि 15 डेज का रिमांड पीरियड, वो यहीं पे बात हो रही है कि 15 दिन का उसको रिमांड पीरियड दिया जाएगा, जिसके अंदर हो सकता है कि उसको पुलिस कस्टडी दे, जुडिशियल कस्टडी दे, वो उस मैजिस्ट्रेट की पावर रहती है। सेकंड क्या बोलते हैं, द मैजिस्ट्रेट टू होम द एक्यूज पर्सन इज फॉरवर्डेड, ऐसा कोई भी मैजिस्ट्रेट जिसको वो एक्यूज पर्सन फॉरवर्ड किया गया था, एरिया मैजिस्ट्रेट, अंडर दिस सेक्शन में वेदर ही हैज और हैज नॉट ज्यूरिसडिक्शन टू द केस, केस के पास उसका केस को हैंडल करने की उसके पास ज्यूरिसडिक्शन है कि नहीं है उसका फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फ्रॉम टाइम टू टाइम अथोराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज इन सच कस्टडी एज द मैजिस्ट्रेट थिंक्स फिट, जैसा भी उस मैजिस्ट्रेट को ठीक लगेगा वैसा वैसा टाइम टाइम पे उसकी कस्टडी को यहाँ पे डिटेंशन के रिगार्डिंग उसको अथोराइज किया जाएगा। कहाँ कहाँ पे भेजेगा वो उसकी मैजिस्ट्रेट की मर्जी रहेगी कि पुलिस कस्टडी में डालना है या फिर आपकी जुडिशियल कस्टडी में, ज़्यादातर आपके पुलिस कस्टडी में ही रखते हैं। कितने टाइम के लिए, फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 डेज इन होल, टोटली उसको आप 15 दिन से ज़्यादा नहीं रखोगे। हो सकता है कि उसको 4 दिन शुरू में रखा पुलिस वाले के पास, फिर कुछ हैरेसमेंट हो रही है तो 1 हफ्ते के लिए उसको रख दिया, हो सकता है कि जुडिशियल के पास जुडिशियल कस्टडी में रख दिया, उसके बाद आपकी 2 दिन के लिए पुलिस कस्टडी, लास्ट आपकी 1 दिन जुडिशियल के अंदर, तो जैसे भी करके मतलब जिसमें भी भेजना है, लेकिन 15 डेज से एक्सीड करता नहीं होना चाहिए इन द होल। एंड इफ ही इज नॉट, ही इज मतलब उसके अंदर ये लिखा है कि उसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो उसके रिगार्डिंग है, इफ ही हैज़ नो ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई द केस और कमिट टू द ट्रायल। अब उसके पास पूछ रहा है कि उसके पास अगर केस की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है उसको ट्राई करने की
और कमिट इट टू फॉर द ट्रायल एंड कंसीडर द फर्दर डिटेंशन अननेसेसरी। उसके पास ऐसी पावर भी नहीं है कि वो किसी के पास कमिट करे, और खुद की भी पावर नहीं है उसको ज्यूरिसडिक्शन के अंडर लेके उसको ट्राई करने की। तो क्या करेगा, और दूसरी चीज़ वो कंसीडर करता है कि उसकी जो फर्दर डिटेंशन करनी है ना वो अननेसेसरी है, फालतू ही उसको डिटेन करना रहेगा। ही मे ऑर्डर द एक्यूज टू बी फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट हैविंग सच ज्यूरिसडिक्शन। अब जनरली आपने 0 FIR करवाई, उसी के एरिया के अंदर क्या हो रहा है कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और वहाँ उस मैजिस्ट्रेट के पास जो उस एरिया का है उसके पास भेज दी। अब वहाँ पे अननेसेसरी लग रहा है कि उसको हमारे पास रखना अननेसेसरी है, कोई एविडेंस नहीं बन रहा है या फिर मेरे पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो क्या करेगा, जो भी उसका कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट होगा टू हैंडल दैट सिचुएशन या फिर उस केस को कंसीडर करने वाला, तो उसके पास उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। लेकिन इसके अंदर ना प्रोवाइजो दे दिया कि प्रोवाइजो के अंदर क्या क्या करोगे। एक और चीज़ इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट आपके 2 टाइम पीरियड दे रखे हैं वो देखेंगे। प्रोवाइडेड दैट ए मैजिस्ट्रेट मे अथोराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज पर्सन अदरवाइज देन इन ए कस्टडी ऑफ द पुलिस। पुलिस की कस्टडी के अलावा किसी दूसरी कस्टडी के अंदर डिटेंशन को अथोराइज किया जाएगा। अब पुलिस कस्टडी को छोड़ दिया जाए तो कौन सी रहेगी, जुडिशियल कस्टडी। यहाँ पे बात आ रही है कि जुडिशियल कस्टडी के अंदर उसको छोड़ा जाएगा बियॉन्ड द पीरियड ऑफ द 15 डेज। ऊपर वाले जो 15 डेज थे उससे एक्सीडिंग आपके जितने भी दिन रखना है उसको रखा जाएगा यहाँ पे पुलिस कस्टडी के, अदरवाइज मतलब जुडिशियल कस्टडी के अंदर उसको रखा जाएगा। इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट, ही कौन सा, मैजिस्ट्रेट, इज सेटिस्फाइड दैट एडिक्वेट ग्राउंड्स एग्जिस्ट फॉर डूइंग सो। अगर उसको लगता है कि एडिक्वेट यहाँ पे ग्राउंड बन रहे हैं उसको आगे की डिटेंशन के अंदर रखने के लिए, तो यहाँ पे वो रीजन रिकॉर्ड करेगा और आगे भेज देगा। इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट द एडिक्वेट ग्राउंड्स एग्जिस्ट फॉर डूइंग सो बट नो मैजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज पर्सन इन द कस्टडी अंडर दिस पैराग्राफ फॉर ए टोटल पीरियड एक्सीडिंग। अब इसके अंदर आपके टाइम पीरियड 15 डेज वाला पहले था, पहले 15 डेज आप रख चुके हो, रखने के बाद ये पीरियड है इसके एक्सीड करता नहीं होना चाहिए। कौन सा है, 90 डेज वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद द डेथ, एलआई और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। कोई डेथ के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट लेस देन 10 ईयर्स, मतलब 10 ईयर से एक्सीड और डेथ तक के कोई भी ऑफेंस अगर उसने कमिट कर रखे हैं जिसके लिए उसको अरेस्ट किया गया था और जिसके लिए उसको 15 दिन के पुलिस कस्टडी या फिर अदर जो आपका रिमांड पीरियड था उसमें रखा गया था। अब फर्दर कितने दिन के लिए रखोगे, 90 डेज बोल रहे हैं। अब जो 90 डेज है वो इंक्लूड करता है उन 15 को भी, मतलब 15 + 75 आपका इजिकल टू 90 है। ये टोटल पीरियड रहेगा अगर किसी ऑफेंडर ने, जो एक्यूज पर्सन है, जो अरेस्टेड पर्सन है, उसने ऑफेंस कर रखा है जिसकी सजा आपकी 10 ईयर से ज़्यादा लाइफ इम्प्रिजमेंट और 10 आपकी जो डेथ सेंटेंस है वो मिलती होगी, तो उस ऑफेंस के लिए उसको 75 डेज की जो आपकी 15 दिन के बाद भी 75 दिन और उसको कस्टडी में रखा जाएगा। अब वो 75 दिन में अगर कंप्लीट नहीं कर पाया तो क्या करोगे, उसको आप डिफ़ॉल्ट बेल पे उसको छोड़ दोगे अगर वो बेल बॉन्ड अप्लाई करता है कोर्ट के अंदर। तो दूसरा बोलता है कि एनी अदर ऑफेंसेस जो भी बच गए, मतलब 10 साल से नीचे की ऑफेंस वाले कोई भी सजा बचेगी तो उसको आप क्या करेंगे, 60 दिन के लिए कस्टडी में रखोगे। जैसे कोई भी ऑफेंस किसी पर्सन ने कर दिया जिसकी सजा या तो 10 साल से नीचे है एक सिचुएशन, या फिर आपकी 10 साल से ऊपर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ है, तो अलग अलग पीरियड है। अगर उसकी सजा 10 साल से कम है तो उसको 15 दिन के लिए तो शुरू में कस्टडी में रखा था, उसके बाद 45 डेज और टोटल 60 डेज उसको रखा जाएगा अगर उसकी पनिशमेंट 10 साल से कम है तो। और अगर उसकी पनिशमेंट 10 साल से एक्सीड कर रही है, उसने ऑफेंस किया कोई ऐसा जिसके लिए सजा 10 साल से ऊपर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और आपकी डेथ है, तो उसको 15 वो और 75 नए, मतलब 90 दिन टोटल पीरियड। तो 2 टाइम दे रखा है, बिलो 10 ईयर है तो 60 डेज, अबो 10 ईयर है तो आपकी 90 डेज उसको रखा जाएगा। जैसे ही वो टाइम पीरियड आपका खत्म होगा उसके बाद उसके पास इंटाइटलमेंट आ जाएगी उस एक्यूज पर्सन के पास, जो अरेस्टेड पर्सन है उसके पास आपकी एक इंटाइटलमेंट मिल जाएगी कि आप बेल बॉन्ड अप्लाई कर सकते हो कोर्ट में, जिसके बेस पे उसको डिफॉल्ट बेल दे दी जाएगी। लिखा भी इसके अंदर, बोलता है and on the expiry of the said period of 90 or 60 days as the case may be, the accused shall be released on bail if he is prepared to and does furnish bail। अगर फर्निश बेल करता है तो उसको डिफॉल्ट बेल दे दी जाएगी। किस चैप्टर को ध्यान में रखे, 33 जिसके अंदर आपका बेल बॉन्ड की रिगार्डिंग बता रखा है। बेल का चैप्टर आपका सेक्शन 436 से लेके 450 के बीच में दे रखी है। अब उसका बी क्लोज आ रहा है। बी क्लोज बोलता है नो मैजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस अंडर दिस सेक्शन अनलेस द एक्यूज्ड इज प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम इन पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सब्सिक्वेंटली एवरी टाइम टिल द एक्यूज्ड रिमेन्स इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस। अब ये क्या कर रहा है कि जब भी किसी पर्सन को पुलिस कस्टडी में रख दिया, उसके बाद जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी कोर्ट के अंदर, अगर एक बार भी बीच में वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो उसका आप डिटेंशन नहीं करोगे पुलिस के पास। लेकिन अगर बार बार उसी को आप प्रोड्यूस करते जा रहे हो तो हो सकता है उसको पुलिस कस्टडी में भी रख दिया जाए। फिर आपका सी क्लोज लिखा, नो मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास नॉट स्पेशली
empowered in this behalf by the high court shall authorize the detention in the custody of the police। अगर उसको कोई भी मैजिस्ट्रेट जो आपका सेकंड क्लास का है, JM2C जो है, उसको अगर स्पेशली अथोराइज नहीं कर रखा हाई कोर्ट ने, तो वो पुलिस कस्टडी के अंदर पर्सन को रखने के लिए ऑर्डर नहीं देगा। स्पेशल ऑर्डर मिलेंगे तो वो कर सकता है, अदरवाइज कौन करेगा? जनरली यहाँ पे JMIC की बात हो रही है कि JMIC क्या करेगा, उसको पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशियल कस्टडी अपने हिसाब से उसको रख लेगा। फिर उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि जो उसके अंदर दिया था ना कि ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड, एक राइट एंटाइटल आपका है, राइट या फिर एंटाइटलमेंट हो जाएगी उस अरेस्टेड पर्सन की कि वो बेल के लिए अप्लाई करेगा। अब इसके अंदर दे रखा है कि उसको आपने क्या करना है, फॉर द अवॉइडेंस ऑफ द डाउट इट इज देयर बाय डिक्लेयर दैट नॉटविथस्टैंडिंग द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड, जो फर्स्ट आपके पैराग्राफ में ए में बता रखा है, वो द एक्यूज शैल बी डिटेन इन द कस्टडी सो लॉन्ग एज ही डज नॉट फर्निश द बेल। जब तक वो बेल बॉन्ड नहीं भरता या फिर बेल की डिमांड नहीं करता, तब तक उस पर्सन को बेल नहीं दी जाएगी, बेशक उस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर कुछ भी दे रखा हो। फिर आपका सेकंड वाला है कि जब भी अक्यूज पर्सन को यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे मैजिस्ट्रेट के आगे, सेकंड क्लोज के अंदर बी के अंदर, तो उसके सारी जगह पे क्या करेंगे, सिग्नेचर करे जाएंगे, और सिग्नेचर करोगे उसको आप मानोगे कि उसको प्रोड्यूस करने का एक एविडेंस मिल गया है। नॉर्मल सा है, उसको पढ़ लेना। फिर बोलता है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ ए वुमन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स द डिटेंशन शैल बी अथोराइज टू कस्टडी ऑफ द रिमांड होम और द अथोराइज आपके कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन है वहीं पे रखा जाएगा। अगर कोई वुमन जिसने ऑफेंस किया और उसकी एज बिलो 18 है तो जेल में डालते, जैसे नारी निकेतन में भेजते ना, उसी की बात हो रही है कि रिमांड होम या फिर आपके सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर भेज दिया जाएगा। सेकंड ए के अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर की बात हो रही है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कितनी पावर रहेगी, अगर वो यहाँ पे JMIC वगैरह कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करेगा। Notwithstanding anything contained in subsection 1 or subsection 2, the officer in charge of a police station or the police officer making the investigation, IO or SHO, if he is not below the rank in a sub inspector where a judicial magistrate is not available। अगर जहाँ पे आपका JMIC कोई भी है वो, या फिर JM2C जिसको स्पेशली अथोराइज तो किया था लेकिन वो प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ट्रांसफर करने की पावर किसको दे रखी है, ऊपर वाले के साथ पढ़ोगे, जैसे SHO, IO और जो आपका सब इंस्पेक्टर से नीचे की रैंक का कोई नहीं है वो पर्सन आपका ट्रांसमिट करेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, जहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपका प्रेजेंस नहीं होगा उस केस के अंदर। ऑन होम द पावर ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट और MM हैव बीन कन्फर्ड, किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को वो ट्रांसफर कर देगा जिसके पास MM और JMIC की पावर वहां पे कन्फर कर रखी हो। ए कॉपी ऑफ एंट्री इन द डायरी हेयर एंड आफ्टर प्रेस्क्राइब्ड रिलेटिंग टू द केस, डायरी कौन सी, सेक्शन 172(3) के अंदर जो आपकी चीज़ें दे रखी है, 172 में आपकी पुलिस डायरी की बात हो रही है, तो उसके रिगार्डिंग बात हो रही है कि वो वाली की एक कॉपी लगा के यहाँ पे उसको भेज दी जाएगी। और वो क्या करेगा, लास्ट में लिखा है अथोराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज पर्सन इन सच कस्टडी एज में थिंक फिट, जैसा उसको ठीक लगेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को वैसे ही वो कस्टडी दे देगा। अब उसके अंदर लिखा फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 7 days इन द एग्रीगेट, अब 7 दिन से ज़्यादा की कस्टडी वो नहीं देगा। जैसे आपकी 167 के फर्स्ट के अंदर दे रखा ना कि 15 days रखेगा, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मैक्सिमम 7 दिन की कस्टडी ही दे पाएगा। इतना ही इसमें समझने का और कुछ नहीं है। उसका थर्ड क्लॉज बोल रहा है कि मैजिस्ट्रेट अथोराइजिंग अंडर दिस सेक्शन डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस शैल रिकॉर्ड हिज रीजन फॉर डूइंग सो। स्पीकिंग ऑर्डर की तरह रहेगा कि जब भी किसी एक्यूज पर्सन को पुलिस कस्टडी में रखोगे तो उसको आप क्या करोगे, रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। फोर्थ बोलता है कि जहां पे आपके मैजिस्ट्रेट है अदर देन द CJM है, मेकिंग सच ऑर्डर शैल फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर विद द रीजन फॉर डूइंग सो, और या फिर आपकी जो भी दे रखे होंगे ऑर्डर देंगे उसके रिगार्डिंग वो रीजन रिकॉर्ड करके एक कॉपी देगा टू द CJM। जहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट ऐसा है CJM को छोड़ के अगर कुछ भी काम कर रहा है सेक्शन के अंदर तो CJM को एक कॉपी भेज देगा वो। लास्ट बोलता है फिफ्थ आपका बोलता है इफ इन एनी केस ट्राइबल बाय द मैजिस्ट्रेट एज ए सम्मन केस, अगर सम्मन केस के तरह किसी मैजिस्ट्रेट के पास कोई केस आया और उसको ट्राई करना है सम्मन केस की तरह, और उसकी इन्वेस्टिगेशन चली रही है और उसकी इन्वेस्टिगेशन को चलते हो गए आपके 6 महीने, मतलब कोई भी सम्मन केस था और उस केस की इन्वेस्टिगेशन 6 महीने से ज़्यादा चलेगी नहीं। मतलब क्या करते हैं कि एक पर्सन जिसने कोई ऑफेंस कर दिया उसको अरेस्ट किया, मैजिस्ट्रेट के पास लेके गए, 15 दिन के लिए रखा, 15 दिन के बाद जो जितने टाइम पीरियड दे रखे हैं वो भी रख लिए, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे क्या कर रहा है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो रही है। और वो जो सम्मन केस है ना, सम्मन केस के अंदर क्या करेंगे कि मैक्सिमम टाइम पीरियड उसके अंदर दे रखा है, बोलता है कि इफ़ इन एनी केस ट्राइबल बाय द मैजिस्ट्रेट एज द सम्मन केस, कोई भी केस ऐसा है जिसको सम्मन केस की तरह उसकी ट्रायल चलाई जानी चाहिए, द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड और कंक्लूडेड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months, अगर 6 महीने में उसकी इन्वेस्टिगेशन, सम्मन केस की इन्वेस्टिगेशन 6 महीने के अंदर कंप्लीट नहीं होती है तो क्या करेंगे,
फ्रॉम द डेट ऑन विच द एक्यूज्ड वाज अरेस्टेड, अरेस्ट किए जाने के बाद 6 महीने के अंदर द मैजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर यहाँ पे रोक लगा दी जाएगी अगर कोई समन केस है और उसकी इन्वेस्टिगेशन 6 महीने के अंदर भी कंप्लीट नहीं हो रही है तो, अनलेस द ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन satisfies that the magistrate that for special reasons and in the interest of the justice the continuation of the investigation beyond the 6 months is necessary, या फिर आपका जो आईओ होगा ना वो सेटिस्फाई करेगा उस मैजिस्ट्रेट को कि जो 6 महीने के बाद आप स्टॉप कर रहे हो वहाँ पे मेरे पास सफिशिएंट रीजन है और ऐसा इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के अंदर रिक्वायर्ड है, ऐसा नेसेसरी होगा कि उसको ना छोड़ा जाए, 6 महीने के बाद भी उसको डिटेंशन के अंदर ही रखा जाए और उसकी इन्वेस्टिगेशन को आप 6 महीने के बाद भी कंटिन्यू रखी जाए, तो वो ऐसा उसके पास अप्लाई कर सकता है। लास्ट आपका बोलता है कि वेयर द एनी ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस हैज बीन मेड अंडर सबसेक्शन 5 के अंदर अगर उसकी रोक लगाने के रिगार्डिंग ऑर्डर दे दिए गए थे, द सेशन जज में इफ ही इज सेटिस्फाइड ऑन द एप्लीकेशन मेड टू हिम, अगर उस सेशन जज को कोई एप्लीकेशन लगेगी इसकी कंटिन्यू करी जाए उसकी इन्वेस्टिगेशन को तो उस केस में, और अदरवाइज फर्दर इन्वेस्टिगेशन टू एन ऑफेंस आउट टू बी मेड, वैकेट द ऑर्डर, वैकेट का मतलब यहाँ पे है कि रोकना, जो ऑर्डर आया था उसको सेटिसाइड करना एक तरीके से, जो सबसेक्शन 5 के अंदर स्टॉपेज के ऑर्डर थे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन को रोकने के ऑर्डर थे, उसको यहाँ पे वैकेट करना, उसको सेटिसाइड करने की बात हो रही है। कौन करेगा? सेशन जज। अगर उसके पास कोई एप्लीकेशन लगी या फिर अदरवाइज किसी तरीके से उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई थी तो उस केस में वैकेट द ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 5 एंड डायरेक्ट द फर्दर इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड इनटू द ऑफेंस सब्जेक्ट टू द सच डायरेक्शन विद रिगार्ड टू द बेल एंड अदर मैटर एज मे बी स्पेसिफाइड, जैसा दे रखा उस तरीके से आप प्रोसीजर को फॉलो करोगे। बेल देना तो बेल दे दोगे लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन को आप यहाँ पे नहीं रोकोगे। क्या बात हो रही है कि 5th के अंदर जो रोकने के ऑर्डर आए थे उसके ऊपर 6 क्लोज के अंदर जाके कोई भी पर्सन ऐसा है जिसने सेशन जज के पास कोई एप्लीकेशन लगा दी कि ऊपर वाले के अंदर जो ऑर्डर आया था ना जी, वो आपका क्या करना है, कंटिन्यू करना है, उसको आपने ऑर्डर को खत्म करना है और उस ऑर्डर को सेट असाइड करके, स्टॉपेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर को सेट असाइड करके उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे करवाई जाए। तो ये आपके सेक्शन 164 और 7 थे, दोनों कंप्लीट हो गए हैं। जो सेक्शन 164 है 7 है, दोनों में से आपके 10 मार्क्स के मेन के अंदर आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। अगली वीडियो के अंदर इसका सेक्शन नंबर आपका रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट 172, 3 और 174। आगे की वीडियो में आगे का जो चैप्टर है उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट करने की ट्राई करूंगा 2 वीडियोस के अंदर, एक में 174 तक, लास्ट में आपका 175 और 6 के अंदर। तो बने रहिए चैनल के ऊपर हमेशा, जो भी आपकी वीडियो आएगी उसके लिए जो भी नोटिफिकेशन आपको होगा वो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और दूसरा, आप मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं इसकी वीडियो को पोस्ट करता रहता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं या फिर अदर जो आपके केस लॉज वगैरह कुछ भी मिलेंगे वो भी मैं वहाँ पोस्ट करता रहता हूँ। दूसरा रहता है कि कोई भी लीगल न्यूज़ आई है, जैसे कोई लेटेस्ट न्यूज़ आई, कुछ और आया, तो उसको भी मैं वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ, तो इसलिए मेरे को आप फॉलो कर सकते हो डायरेक्टली। दूसरी चीज़, आप मेरे को कमेंट करके वीडियो के अंदर बता सकते हो कि सही डायरेक्शन में अगर वीडियो बनाई जा रही है तो मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा। दूसरे किसी अदर सब्जेक्ट भी जो आपको कवर करने हो उसके रिगार्डिंग भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि किस सब्जेक्ट के ऊपर, पर्टिकुलर किसी टॉपिक के ऊपर कोई भी वीडियो बनानी होगी तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।